चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, ओ कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली एकदम वधिया जी। आ गया जोश देखने के बाद, बच्चा कह रहा है सर सही बताएं, मज़ा आ रहा है, मज़ा ही आना चाहिए। तो फाइनली आज हमारी एक बार फिर दोबारा से लास्ट मुलाकात है। कल तो हमारी मुलाकात थी इनकम टैक्स को लेके लास्ट, और आज तो मुलाकात ये है कि मतलब फाइनल ही लास्ट मुलाकात लगा लो, क्योंकि जीएसटी हमारा हो चुका है सारा सर, इनकम टैक्स भी हमारा हो चुका है, और फाइनली हमें कस्टम के एमसीक्यूज़ करने हैं। और कस्टम के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा मुलाकात कब होगी, कैसे होगी? देखो 1 तारीख को तो होगी। 1 तारीख को मेरी फैमिली का हर बच्चा शाम को 7 बजे यहाँ पे आ जाएगा सर, क्योंकि 2 तारीख को आपके भाई का बर्थडे है। 1 तारीख को मैं अनाउंसमेंट करूँगा, अनाउंसमेंट सभी के लिए होगी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे आप अपना प्यार शो करो, ताकि मुझे प्राउड फील हो कि मेरी फैमिली मुझे वाकई प्यार करती है जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा, आज हमें कस्टम के एमसीक्यूज़ करने हैं। आपने देखा होगा टोटल मैंने 17 एमसीक्यूज़ डाले हैं, और 17 उसको ना 17 एमसीक्यूज़ काउंट मत करो, उस 17 को मिला के टोटल मिला के 117 एमसीक्यूज़ आपके हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज़ मैंने इसके बाद और ऐड कर दिए हैं जी आपके। और वो 100 एमसीक्यूज़ के आपने देखा होगा आंसर उसमें नहीं है। आंसर कहाँ पे हैं? वीडियोज़ में। और वीडियो कहाँ पे है? इसी वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। कस्टम एमसीक्यूज़ क्लास नंबर 1, कस्टम एमसीक्यूज़ क्लास नंबर 2, कस्टम एमसीक्यूज़ क्लास नंबर 3। वो तीनों वीडियो ही उन कस्टम के एमसीक्यूज़ की है, उसके आंसर आपने वहाँ से देखने हैं जी। तो टोटल मिला के सर 117 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। 17 नहीं, 117 नहीं, 116 116 एमसीक्यूज़ करने हैं। 16 आज मैं कराऊंगा, और 100 एमसीक्यूज़ आपने उस वीडियो को देखने के बाद करने हैं। आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं सर। इन्हीं 116 एमसीक्यूज़ में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो इसके अंदर सेम बन जाएंगे, मतलब इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, लो जी इधर सुना ध्यान से। बच्चे कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। नालायक को मैं तुम्हें पता कितना याद करूंगा, तुम तो मेरे को पता नहीं याद करोगे नहीं करोगे, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। ठीक है, और बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा 1 तारीख को भी, और देखते हैं सरप्राइज़ क्या है। क्या पता राहों में, मतलब कहते हैं गाना है ना, राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो क्या पता राहों में चलते फिर दोबारा से मुलाकात हो जाए, क्या किसको कैसे पता सर। ठीक है जी, चलो हाँ, मोटिवेट करने पर जरूर आऊँगा सर मैं। ध्यान रखना, मैं अगर घर भी जाऊँगा तो मैं मोटिवेट करने भी आऊँगा, और मैं घर से वापस आऊँगा तो भी आपको मैं डेली बेस पे मोटिवेट करने आऊँगा कि उठो फटाफट से तैयारी करनी है सर, इस बार एग्जाम 100% निकालने हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, चलो आओ जी, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका भी, फटाफट से कस्टम के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं सर। ये जो मैंने कस्टम के एमसीक्यूज डाले हैं ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं, इस बार के एग्जाम में भी और पिछले बार के एग्जाम में भी ये सारे एमसीक्यूज बन चुके हैं, और 2-3 एडिशनल मैंने एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि एमसीक्यूज हमें करने कैसे हैं। और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1 सर, गिरा हुआ क्वेश्चन बना, देखो जी। अब कस्टम में देखना, जिस बच्चे ने कस्टम की 9 क्लासेस पूरी अटेंड की हैं और 71 पेज अगर आपने कस्टम के पढ़ लिए, फिर ये एमसीक्यूज करना सर, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो ये मत कहना हाई कस्टम मुश्किल है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9 क्लास आपने कस्टम की देख ली हो, 71 पेज आपने कस्टम के पढ़ ली हो, उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज आपको बच्चों वाले लगेंगे जी। एक बार चेक करना आप जी। As per rule number 3.1, under the Custom Act 1962, when the goods are imported, the CIF value to be considered, CIF value for the purpose means to be equal to। अब अपने बोल दो सर, CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? CIF वैल्यू कैसे निकालेंगे? FOB में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दोगे, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? CIF वैल्यू निकल के आएगी। तो फटाफट से बोल दो FOB माइनस, नहीं ये नहीं बनेगा जी, FOB माइनस कॉस्ट ऑफ फ्रेट माइनस में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पहले का आंसर बनेगा जी बी। ठीक है जी, फर्स्ट का आंसर बी करेक्ट कर लेना जी। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ जी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना जी। वो कह रहे हैं कस्टम ड्यूटी अंडर द कस्टम एक्ट 1962
on the imported goods is to be paid on the transaction value adjusted in accordance with the provision of rule number 10, which is known as CIF value. Calculate the CIF value of the imported goods from the following detail and information. मतलब आपको CIF वैल्यू निकालनी है सर. अब CIF वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बात मैंने सोच के बताना सर. FOB प्राइस 6,35,000 पे दिया हुआ है, वो कह रहे हैं एयर फ्रेट. अब बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे एयर फ्रेट की बात कर रहे हैं. अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने इंपोर्ट बाय एयर किया होगा और अगर एयर वाले केस में एक्चुअल खर्चा दिया होगा तो भी हर केस में एक्चुअल नहीं लेना. मेरी फैमिली का सिंगल बचा रहो सामने बैठे रही. हाँ जी, साक्षी, अंजलि, अमृता, वात्सल्य, हिमांशी और क्या नाम है अभिषेक, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे फटाफट से मुझे आंसर दे. एयर वाले केस में क्या करते थे, एयर वाले केस में एक्चुअल और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लेस. अब मुझे फटाफट से बोल दो, अगर एक्चुअल मुझे 140 दी है तो क्या हम 140 करेंगे? आंसर इज नो. इसका पहले निकालोगे 20%, इसके 20% से कंपेयर करोगे इसको, तो जो भी दोनों में से कम होगा ना वो हमें फ्रेट लेनी पड़ेगी. बस ये बात ध्यान दो जी. एक बार चेक करना, अगर मैं 6,35,000 का 20% निकालता हूँ तो कितना बनेगा? 127 बनेगा. अब अपने बोल दो जी 127 और 140 विच एवरेज लेस क्या बनेगा? 127 बनेगा. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी लूंगा? 127 लूंगा. तो 635 में 127 जोड़ दो और फिर 3,000 पे इंश्योरेंस एक्चुअल दिया तो एक्चुअल लेके चलेंगे, तो इसमें ये जोड़ दो. अब ये 3,000 पे प्लस में 6,35,000, तो ये बन गया 7,65,000 पे. इसका आंसर भी क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. सेकंड का आंसर बनेगा जी बी. ठीक है जी, सेकंड का आंसर बनेगा बी. अब गलती से भी ना 140 ऐड मत करना सर, कई नालायक बच्चे होते हैं. अगर ये क्वेश्चन वेसल वाला होता, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन वेसल वाला होता फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल ही ऐड करता. एक बार डायग्राम खोल के देख लेना जी. 71 पेज के नोट्स आपको मैंने दिए जी, उसमें डायग्राम खोल के देख लेना. वैल्यूएशन वाला वहां पर मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है कि वेसल वाले केस में अगर एक्चुअल दिया होगा तो एक्चुअल लेंगे, एयर वाले केस में अगर एक्चुअल दिया होगा तो भी एक्चुअल और 20% FOB विच एवरेज लेस लेके चलेंगे. ठीक है, तो ये एयर वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लेस लिया जी. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी. आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ सर. अब क्वेश्चन नंबर 3 बताना जी. Ascertain the assessable value in USD of the consignment of machine imported into India from US on the basis of information particular given below. आपको इसमें assessable value बतानी है USD में, मतलब डॉलर के अंदर बतानी है जी. कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ US एक्सपोर्टर, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस आ गया जी. उसकी फैक्ट्री पर प्राइस क्या है? उसकी फैक्ट्री पर प्राइस क्या है? 17,500. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सी पोर्ट, उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट तक जाने वाला खर्चा कितना हो गया? 2,500 रुपये. आप ये ऐड कर दोगे. हैंडलिंग चार्जेस कितने हैं? 200 रुपये. ये ऐड कर दोगे. अब बाइंग कमीशन मैंने पहले भी कहा था, बाइंग कमीशन आप वैल्यू में ऐड नहीं करते. बाइंग कमीशन आप वैल्यू में ऐड नहीं करते, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो. उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है फ्रेट चार्जेस अंटिल द इंडियन पोर्ट, वो $2,500 है. अब एक बात मैंने सोच के बताना, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दी है? नहीं दिया. और अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता होगा तो क्लास याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि जो आपकी FOB होगी उसका 1.125% जो होगा वो कंसीडर करेंगे. मैं दोबारा बोलूंगा सर, मैं फिर एक बार बोलूंगा, अगर इंश्योरेंस नहीं पता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पता है ट्रांसपोर्टेशन कितनी है? 2,500 रुपये. अब ट्रांसपोर्टेशन अगर 2,500 रुपये है, इंश्योरेंस नहीं पता और अगर इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा हमें लेके क्या आना पड़ेगा? जो FOB होगी उसका 1.125%. अच्छा, FOB कैसे निकलेगी? एक्स फैक्ट्री प्राइस में अगर मैं ये जोड़ दूंगा ट्रांसपोर्टेशन और अगर ये हैंडलिंग चार्जेस जोड़ दूंगा 200 रुपये, तो हमारी FOB निकल के आ जाएगी. FOB एक बार निकालना कितनी आएगी? 17,500 प्लस में 2,500 और प्लस में 200. एक बार चेक करो FOB कितनी आ गई? 17,500 में 2,500 प्लस में 200, तो 20,200 रुपये मेरे ख्याल से मेरी FOB निकल के आ गई. अब अगर 20,200 रुपये FOB निकल के आ रही है, इसका 1.125% निकाल लो, तो ये निकल के आ गया 227.25. ये मेरा क्या गया? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आ गया. बच्चा कह रहा है सर प्लीज़ एक बार आप दोबारा बता दो ना मेरे बच्चे, यहाँ पे कैसे करना है. देखो आप मुझे एक बात बताओ, पहले हमें FOB निकालनी पड़ेगी. FOB निकालना मैंने सिखाया था एक्स फैक्ट्री प्राइस में, रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, फिर जो हैंडलिंग खर्चे होंगे वो जोड़ दोगे, आपकी FOB आ जाएगी. अब हमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दिया, तो अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दिया तो जो मेरी FOB होगी उसका 1.12 मेरा कितना 1.125 कितना आ जाएगा? इंश्योरेंस आ जाएगा. वो निकाल लो. ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअल दी हुई है. क्या कह रहे हो? एक बच्चा कह रहा है टॉम कह रहा है सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो एक्चुअल दी है 2,500 रुपये, तो यहाँ पे आपने FOB का 20% क्यों नहीं निकाला? टॉम, ओ मेरे टॉम,
टॉम कर दी ना वही जेरी वाली बात। एक बात बताओ, यहां पे मैं क्यों निकालूंगा जब वो बाय सी, सी का मतलब क्या है कि वेसल से आ रहा है। अगर बाय एयर वाला केस होता फिर मैं 20% निकालता, वेसल वाले केस में अगर एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन दी है तो एक्चुअल ही कंसीडर करते हैं। अच्छा हाँ सर याद आ गया, अब मुझे फटाफट से निकाल के बताओ रही। 17,500, इसमें 2500 आपने जोड़ दिए, 200 आपने जोड़े और ट्रांसपोर्टेशन 2500 आपको एक्चुअल दी है, और 227 रुपये 25 पैसे आपने क्या निकाल दी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस निकाल दी, एफओपी का 1.125%। अब अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो सीआईएफ कितनी आएगी जी, 2500 200 प्लस में 2500 227.25, तो ये आ गया 22,927 रुपये 25 पैसे जी। 22,927 रुपये 25 पैसे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो तीसरे का आंसर बनेगा जी सी। सही है, जबरदस्त, मजा आ रहा है सर। बच्चा कह रहा है बहुत मजा आ रहा है सर, तीनों क्वेश्चन हमारे सही हैं, बहुत बढ़िया जी। और ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं जी। अब बताओ मुश्किल क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 गिरा हुआ है, एक बार चेक करना जी। असर्टेन द टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग द import duty and other chargeable tax paid on the consignment of pan masala imported into India by ABC Limited. CIF value of the consignment is 1 lakh. CIF value आपको 1 lakh दी हुई है, on which chargeable rate of basic custom duty 37.5, IGST 28% है और कंपनसेशन सेस आपका 60% है। कह रहे टोटल वैल्यू निकाल दो इंक्लूडिंग ड्यूटी कितनी आएगी। एक बात मैंने सोच के बोला सर, अगर मेरी CIF वैल्यू 1 लाख रुपए दी हुई है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना दिया हुआ है 37.5, तो अगर मैं इसका 37.5 निकाल दूंगा तो 37,500 रुपये ये मेरा क्या निकल के आ गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गई। अब जो 90 भी नहीं 99% बच्चा गलती करेगा वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकालना भूल जाएगा। वो पता क्या बोलेगा, सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं। सर 99% बच्चा बोलेगा वो क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था सर, जैसे इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस हमें ऐड करना ही पड़ता है, ऐसे ही कस्टम में सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपको 10% ऐड करना ही पड़ेगा। किसका, बेसिक कस्टम ड्यूटी का। अब अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी 37,500 रुपये है, इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 3750 रुपये ये मेरा सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी 1,37,500 प्लस में 3750, तो मेरी वैल्यू आ गई जी 1,41,250 रुपये, ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब मुझे लगाना है IGST। IGST किसका लगेगा, इस वैल्यू का 28%, इस वैल्यू का 28% निकाल दो जी। इस वैल्यू का क्यों, याद करो सर GST कैसे निकालते हैं, GST में वो सारी वैल्यू ऐड करते हैं जो GST में सब्स्यूम नहीं हुई। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू होगी उसका लगाएंगे IGST। तो अगर मैं इस वैल्यू का 28% निकाल दूंगा तो मेरा IGST आ गया 39,550 रुपये। ठीक है, और जिस वैल्यू का आपने IGST लगाया, याद करो सर कस्टम एवैल्यूएशन वाली क्लास, आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि जिस वैल्यू का IGST लगाओगे उसी सेम वैल्यू का कंपनसेशन सेस भी लगेगा। तो इसी वैल्यू का अब निकाल दो 60%, 141,250 का 60% अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 84,750। अब इन सब का टोटल कर लो जी, 141,250 प्लस में 39,550 प्लस में 84,750, तो ये आ गया जी 265,550 जी। एक बार चेक करना, 265,550 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, फोर्थ का आंसर बनेगा ए। इस तरह से आंसर निकल के आएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ सर, CIF वैल्यू आपको दी हुई है, आपने BCD निकाल दी 37.5, BCD का 10% निकाल दिया सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोशल वेलफेयर सरचार्ज वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं होता, बेसिक कस्टम ड्यूटी पर होता है। ये टोटल वैल्यू आ गई, इस वैल्यू का लगा दिया IGST, इसी वैल्यू का लगा दिया सेस, और सम टोटल करके 2,65,550 रुपये ये आपकी टोटल वैल्यू होगी जो उसने मुझसे मांगी थी जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द कस्टोडियन अलाउ द क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम एरिया ऑन द बेसिस ऑफ, आपको मैंने पहले भी कहा था जी, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर 3 दिन के अंदर अंदर वहां से क्लियर करना पड़ता है जी। फिफ्थ का आंसर बनेगा डी जी। ठीक है जी, फिफ्थ का आंसर बनेगा डी। तो कस्टोडियन जो है वो अलाउ करेगा क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम एरिया ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, कितने दिन के अंदर करेगा जी, 3 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अब आवरी क्वेश्चन नंबर 6 पे आवरी, ये भी बिल्कुल सिंपल केस है। याद करो, एक हमने गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला केस किया था। मेरे बच्चे याद करो, एक हमने गुड्स इन ट्रांजिट और एक गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला केस किया था।
अब ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में फर्क क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि अगर सेम वेसल में सामान आगे जाएगा, अगर वेसल चेंज नहीं होगा तो वो ट्रांजिट है। और अगर दूसरा कन्वेंस चला जाएगा, मतलब वेसल मान लो चेंज हो गया, उस केस में क्या होगा? ट्रांसशिपमेंट होगा। तो यहां पे अगर कोई बच्चा लास्ट लाइन पढ़ लेगा, वेयर द गुड्स रिमेन इन द सेम वेसल, अगर गुड्स सेम वेसल में ही है तो उस केस में कौन सा केस बनेगा? ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ट्रांजिट वाला केस बनेगा या ट्रांसशिपमेंट वाला केस बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये ट्रांजिट वाला केस बनेगा, क्योंकि दोनों में वेसल सेम है। अगर यहाँ पे सेम वेसल की बजाय डिफरेंट वेसल लिखा होता फिर आंसर बनता ट्रांसशिपमेंट। बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है जी। तो छठे का आंसर क्या बनेगा जी? सी। 6 का आंसर सी कर लेना जी। ओके है जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। अब 7 तो सर बिल्कुल आसान है जी, 7 तो बिल्कुल ही आसान है। एक बार 7 देखना, कह रहे हैं ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 इज एडमिसेबल वेयर द इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट पुट टू यूज आफ्टर इट्स इंपोर्ट एट द रेट ऑफ। अब सोच के बोलना, अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स को यूज ही नहीं किया, हेलो सीधा देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो नालायक। सर कस्टम के ना 6 क्वेश्चन आसान मत समझ, मैं दोबारा कह रहा हूं सर। और जो बच्चे 6 क्वेश्चन, जो ओल्ड सिलेबस में तो कस्टम है नहीं, ओल्ड में तो कस्टम है नहीं, बट न्यू वाले बच्चे ध्यान दें सर, 6 नंबर फ्री के हैं। अब सोच के बोलो, अगर मुझे पता है कि 9 क्लास देखनी है मुझे, 71 पेज मेरे पास हैं, उसमें से 6 नंबर आएंगे, अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे तो बताओ मैं क्या करूंगा फिर? आप सर कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है, याद करो डीबी के वाला चैप्टर, ड्यूटी ड्रॉबैक वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने सामान बिना यूज के आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अगर बिना यूज के आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उस केस में 98% डीबी के मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा डीबी के बनेगा जी, ठीक है जी। आगे देखो जी, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच आर द ट्रीटेड एज पोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962। इनमें से किसको पोर्ट बोलेंगे? लैंड स्टेशन नो, लैंड कस्टम स्टेशन, आंसर इज यस। तो लैंड कस्टम स्टेशन जो होता है उसको ही हम पोर्ट बोलते हैं जी, ठीक है। लैंड कस्टम स्टेशन, ये टर्म ध्यान रखना जी। लैंड कस्टम स्टेशन जो है इसको हम किस में कवर करते हैं जी? पोर्ट में कवर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। 8th का आंसर क्या बन गया जी? बी। अब 9th पे आओ जी, ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर द कस्टम एक्ट 1962 शैल बी अलाउड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स वेयर सच इंपोर्टेड गुड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ए पीरियड 8 मंथ बिफोर द सेम वर री एक्सपोर्टेड। अब सोच के बोला जी, आपने 8 महीने यूज किया, अब अगर आपने 8 महीने यूज किया और फिर आपने बाहर भेज दिया, तो 8 महीने का मतलब अगर 3 महीने यूज किया होगा तो कितना मिलेगा? 95। 3 महीने से लेके 6 महीने यूज किया होगा 85 मिलेगा। 6 महीने से लेके 9 महीने यूज किया होगा तो 75 मिलेगा। तो कितना डीबी के मिलेगा? 75% मिलेगा जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, पहले 3 महीने 95 याद करो, फिर 85, फिर 75, फिर 70, फिर 65, फिर 60। तो पहले 3 महीने, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और 18 महीने के बाद मैंने पहले भी कहा था कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसने 8 महीने की बात की है कि इसमें कवर हो रहा है, 6 से 9 महीने में कवर हो रहा है, इट मीन 75% डीबी के मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके है जी, बहुत बढ़िया जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जी। सर एक बात उन्हें ना जीएसटी की बताना, जीएसटी वाले केस में ये बता दो बस, जीएसटी वाले केस में चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। और ये मत सोचना कि मैं आपकी चैट नहीं पढ़ रहा जी, ये मत सोचना कि मैं चैट नहीं पढ़ रहा, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूं कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करके बताओ, जीएसटी में जो रिफंड आता था वो कितने दिन के अंदर आता था जी? जीएसटी में रिफंड आने की टाइम लिमिट थी 60 दिन। मैं दोबारा बोलूंगा, जीएसटी में रिफंड आने की टाइम लिमिट थी 60 दिन। ऐसे कस्टम में रिफंड आने की टाइम लिमिट होती है 3 महीने, ठीक है जी। कस्टम में रिफंड आने की टाइम लिमिट 3 महीने होती है, 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड आता है। याद करो जब मैंने रिफंड वाला टॉपिक आपको बताया था, मैंने कहा था 1 साल में एप्लीकेशन नॉर्मली डालनी पड़ती है और 3 महीने में आपको रिफंड आ जाता है। और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड चाहिए उस केस में 6 महीने की बात होती है। तो वो नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपको ड्यूटी रिफंड नहीं हुई कितने महीने के अंदर अंदर, तो आंसर क्या बनेगा? 3 महीने के अंदर अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जी, ठीक है जी। 10th का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 11 पे आओ जी, द ऑफेंस कमिटेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 आर हैविंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी एज वेल एज सिविल लाइबिलिटी, हाउएवर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग ड्यूटी इवेजन ऑफ। हाँ जी, फटाफट सोच के बताना जी। अब लास्ट में ना हमने ऑफेंस और कॉन्फिस्केशन वाला चैप्टर किया था,
कुछ पॉइंट मैंने रीड करवा दिए थे जब मेरी लास्ट क्लास थी, मैंने कहा था कुछ पॉइंट आप सेल्फ रीड कर लेना। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने रीड किए हैं, कितने बच्चों ने रीड नहीं किए। अगर आपने रीड किए होंगे तो आंसर आपको पता होगा, नहीं रीड की होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। आप सो एक बात बताना जी, वो ये बात कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो ये बात कहना चाह रहा है, हाउएवर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग ड्यूटी इवेजन ऑफ मोर देन 50 लाख, क्या लिमिट थी, एक बार नोट खोल के देखना जी, क्या लिमिट थी, 50 लाख और 50 लाख और एंड और प्रोहिबिटेड गुड्स नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, एक बार खोल के देख लेना। ठीक है, नोट्स खोल के देखिए बच्चे कह रहे हैं नोट्स तो खोल के देखे नहीं सर, क्लासेस देखी थी बस, उसके बाद तो फिर हमने नोट्स खोले ही नहीं सर। नोट्स तो क्या है, नोट्स पे तो धूल चढ़ जाती है सर, मिट्टी चढ़ जाती है सर। एक बार खोल के देख लेने वाला को। 71 पेज का मतलब अगर डेली 7 पेज पढ़ोगे ना, डेली 10 पेज ही पढ़ोगे, 10 पेज तो पढ़ लोगे, डेली 10 पेज पढ़ोगे तो भी 7 दिन में सारे खत्म हो जाएंगे, एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो लाइटली मत लो सर, 6 नंबर मजाक के नहीं है सर। आप बाद में याद करोगे मुझे कि सर आपने 6 नंबर पर बहुत जोर दिया था जी, और ये एमसीक्यूज भी सारे करने हैं, ये नहीं है बस 16 एमसीक्यूज करके बैठ जाओ सर। मैं 16 क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज मैं पहले ही डाल चुका हूं, उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो 16 में मैंने तो एग्जाम वाले करवा दिए और 2-3 मैंने और एमसीक्यूज डाल दिए जी। अब एक बार आना, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, वो कह रहे हैं शिप आया है, शिप अराइव एट द पोर्ट ऑन 6 अक्टूबर, सैटरडे को आया है और बिल ऑफ एंट्री फाइल की है 12 अक्टूबर को, आपने फाइल किया 2020, डिटरमाइन लेट चार्जेस। अब याद करो सर, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है अराइवल के दिन, सॉरी अराइवल के नेक्स्ट डे के अंदर अंदर, मतलब अराइवल के नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर अंदर। याद आ रहा है कुछ आपको मैंने कहा था कि अगर नेक्स्ट वर्किंग डे में फाइल नहीं करोगे तो पहले 3 दिन तक 5000 की फीस लगेगी और चौथे दिन से 10,000 रुपये की फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कस्टम वाली क्लास में किया था। कहाँ याद आएगा आपको सर, वो पुरानी बातें हो गई ना, याद ही नहीं होगा। अब तो आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं। आपको मैंने कहा था कि जब वो शिप आया उसके अगले दिन के एंड तक हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, वर्किंग डे होना चाहिए, बट अगर नहीं फाइल करोगे तो फिर पहले 3 दिन तक 5000, अगले 4th डे से 10,000 रुपये की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब अराइवल कब है, 6 अक्टूबर सैटरडे, 7 अक्टूबर को संडे है, मतलब वर्किंग डे नहीं है, मतलब 8 अक्टूबर तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी चाहिए थी। मैं दोबारा बोलूंगा, 6 को सैटरडे है, 8 को संडे है, वर्किंग डे नहीं है, सॉरी 6 को सैटरडे है, 7 को संडे है, वर्किंग डे नहीं है, मतलब 8 तारीख तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी चाहिए थी। तो अगर 8 को फाइल नहीं की, 9, 10, 11, 12 भी काउंट करेंगे सर, 9, 10, 11, 12, 4 दिन का आपने डिले किया। अब अगर 4 दिन का डिले किया, 3 दिन के डिले के तो 5000 हो गए और 1 दिन के डिले के 10,000 रुपये हो गए। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 25,000 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी बिल ऑफ एंट्री की। आंसर बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर जी। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के अंदर बन सकता है सर। एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें जी, वैसे न्यू वाले बच्चे बैठे होंगे, ओल्ड वालों में तो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, न्यू वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस बार नया देखने को बन सकता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। वो सैटरडे की बात कर रहा है, संडे ऑफ है और आपके पास मंडे तक का टाइम है, मतलब मंडे तक का टाइम है, मतलब मंडे मींस आपके पास 8 तारीख तक का टाइम है। तो 9, 10, 11, 12 आपने फाइल की 12 को, तो 4 दिन का डिले हो गया। पहले 3 दिन 5000, 15,000 रुपये और फिर 10,000 रुपये, 25,000 रुपये के चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे जी। ये आंसर बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13, एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स 4,10,000 ऑन CIF फॉलोइंग यूरो रेट ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज गिवन, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट फॉर कस्टम वैल्यूएशन। आपने बोल देना कस्टम की वैल्यूएशन के लिए क्या हम रिजर्व बैंक का रेट लेते हैं या CBIC वाला रेट लेंगे। बस ये बोल दो, कस्टम की वैल्यू निकालने के लिए हम रिजर्व बैंक का रेट लेंगे या CBIC वाला लेंगे। हम CBIC वाला लेंगे, तो मुझे फटाफट से बोल देना, यहाँ पे CBIC आएगा। ठीक है, तो हम रेट लेंगे ये वाला, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है जी, हम ये वाला रेट कंसीडर करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गिरा हुआ उठाना पड़ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको निकालनी है असेसेबल वैल्यू, निकालनी है रुपीज़ में जी। आओ जी फटाफट से, ऐसा क्वेश्चन अभी हम ऊपर करके आए हैं जी, सेम ऐसा क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ हमने निकाली थी डॉलर में, यहाँ हमें निकालनी पड़ेगी रुपीज़ में। आओ जी निकालते हैं। 10,000 रुपये एक्स फैक्ट्री प्राइस, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा 500 रुपये आप इसमें जोड़ दोगे, फिर हैंडलिंग चार्जेस 50 रुपये आप ये जोड़ दोगे। इनको मिलाकर आपका क्या आ गया जी, आपकी FOB आ गई। एक बार चेक करना FOB कितनी आएगी, 10,000 प्लस में 500 प्लस में 50, ये 10,550 रुपये आपकी FOB आ गई जी।
ठीक है, और 50 रुपये बाइंग कमीशन, इसको आप नहीं करोगे नहीं। 1000 रुपये फ्रेट चार्जेस एक्चुअल वाले दिए हैं तो हमें एक्चुअल लेके चलना है, क्यों? क्योंकि शिप वाला केस है, और अगर शिप वाला केस है, शिप वाले केस में ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल दी होगी तो एक्चुअली लेके चलेंगे। बट इंश्योरेंस नहीं दिया, वो कह रहे इंश्योरेंस जो है असर्टेनेबल नहीं है, और अगर इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है तो जो भी आपकी एफओबी होगी उसका 1.125% तुम इंश्योरेंस ले लोगे, तो इसका 1.125%। तो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे शोनू, कितना आएगा? 118.68, मतलब आप ऐसा कर लो 119 कर लो, 119 करके लेते हैं, नहीं 119 कर लेते हैं। अब एक बार टोटल करना जी, 10,550 में 1,000 रुपये फ्रेट चार्जेस और फिर 119 रुपये ये हो गया जी 11669, इतनी वैल्यू आ गया। 60 रुपये में एक्सचेंज रेट दिया हुआ जी, तो 60 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 700140 आ रहा है। बट अच्छा, इन्होंने पूरा फ्रैक्शन में लिया, तो अगर फ्रैक्शन में लिया तो फ्रैक्शन में ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,550 मल्टीप्लाई 1.125%, यह आएगा 118.6875। चलो यही पूरा ले लेते हैं, इसमें आप जोड़ दोगे 1,000 रुपये फ्रेट चार्जेस, तो ये आ गया जी 11,11618.6875 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो आंसर मैच हो जाएगा 697। क्या चक्कर है? थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है जी मेरे ख्याल से। 100 प्लस में 500 प्लस में 50, ठीक है, 500 प्लस में 50, 10,550, इसका 1.125%, 118.69 आ रहा है जी, 118.69 आएगा। तो 118.69 प्लस में 10,550 प्लस में फ्रेट हो गया 1,000 रुपये। अब मैं अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ तो क्या 700,121, ये आंसर निकल के आएगा जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर मेरा, आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया, एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे ले लिया 118.69 ले लिया जी, 69 के बेस पे आंसर निकाला, क्योंकि मेरा 30-40 रुपये का फर्क आ रहा था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। दोबारा समझाऊं, अभी हमने ऊपर किया नालायक सेम क्वेश्चन, और हमने क्लास के अंदर भी किया था वैल्यूएशन वाली। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, एक बार दोबारा जी। 100, 500 और 50, 10,550 क्या आ गई? एफओबी। एफओबी में ये तो जो एक्चुअल जोड़ दोगे, इंश्योरेंस पता नहीं, तो अगर इंश्योरेंस नहीं पता तो एफओबी का 1.125 निकाल लो। इंश्योरेंस आ गया, फ्रेट आ गया, एफओबी पता है, आपकी सीआई वैल्यू आ गई। अब जो भी आपकी सीआई वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर ये वाला आ जाएगा जी। ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 जी, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन है ड्यूटी ड्रॉबैक का जी, और ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो उम्मीद है इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखना जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउेबल अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 इन द फॉलोइंग केस। सलमान इंपोर्टेड ए मोटर कार, हाँ जी, सलमान इंपोर्टेड ए मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड 5 लाख इंपोर्ट ड्यूटी। द कार री एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 मंथ एंड 20 डेज। अब याद करो सर, मोटर कार वाला केस सेकंड पॉइंट में कवर था, क्या था? 4% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब और पार्ट को भी एक क्वार्टर मानेंगे। अब अगर 6 महीने 20 दिन है, 3 क्वार्टर हो गए जी सर। 6 महीने 20 दिन हैं तो 20 दिन को भी एक क्वार्टर मानोगे, 3 क्वार्टर हो गए। तो अगर 3 क्वार्टर हो गए तो 4, एक क्वार्टर का 4%, 3 क्वार्टर की कितनी हो गई जी? 12% हो गई जी। अब 12% हो गए ना। अब अगर 5 लाख है तो 5 लाख की ड्यूटी में से 12% माइनस कर दोगे तो 4,40,000 रुपये का डीबी के मिलेगा, तो 4,40,000 ले भाई। इसमें तो सब में 4,40,000 नहीं, इसमें मतलब ये बी तो गलत है जी, ये 2 वाला आंसर तो गलत है, ये तो गलत है क्योंकि इसमें 4 लाख है। हमारा आंसर आएगा 4,40,000। अब पहले और तीसरे में सही कौन सा वो देखना है, क्योंकि फोर्थ भी गलत है। आगे देखते हैं। निशा इंपोर्टेड वीरिंग अप्रैल एंड पेड 50,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी एज शी डिड नॉट लाइक द अप्रैल, दीज आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 20 डेज। हाँ जी, 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, मुझे फटाफट बोल देना जी, 20 दिन के बाद उसने वापस कर दिया। अब अगर 20 दिन के बाद वापस किए उस केस में कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा जी। सर अगर एज सच ही वापस करती, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर एज सच ही वापस करती उस केस में 98% डीबी के मिल जाता। बट क्या उसने कहीं लिखा है
कह रहे निशा इंपोर्टेड वेयरिंग अप्रैल, 50,000 रुपये की ड्यूटी पे की, एज शी डिड नॉट लाइक द अप्रैल, दीज आर री एक्सपोर्ट आफ्टर 20 डेज। मतलब 20 दिन के बाद भेजे हैं, तो अगर 20 दिन के बाद भेजे हैं, एज सच नहीं भेजे, 20 दिन के बाद भेजे हैं, तो भाई अगर 20 दिन के बाद भेजे होंगे, यूज करने के बाद भेजे होंगे, उस केस में कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी नो डीबी के। ठीक है, इट मीन्स ये भी गलत हो गया री, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे देखो, सुपर टेक इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर, हाँ 10 कंप्यूटर, सिस्टम पेइंग कस्टम ड्यूटी 50 लाख रुपए, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द कंप्यूटर सिस्टम वर रिटर्न टू फॉरेन सप्लायर आफ्टर 2 मंथ विदाउट यूजिंग, साफ साफ लिखा है विदाउट यूजिंग द मेटल, मतलब बिना यूज किए 2 महीने के बाद भेजे हैं। आप कितने साल में एक्सपोर्ट कर सकते हो? 2 साल में, उसने 2 महीने की बात की है और बिना यूज किए, और अगर बिना यूज के भेजे होंगे तो 98% आपको डीबी के मिलेगा। तो अगर 50 लाख का 98% निकाल दोगे तो 49 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था जी। एक बार दोबारा से री, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। देखो पहला केस सर गाड़ी वाला केस है, एक बार ड्यूटी ड्रॉबैक वाला डायग्राम खोल लेना। मोटर कार वाले केस में पहले साल 4% ईच क्वार्टर, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 2.5%, चौथे साल 2%। ये बात क्लियर है? अब देखो 6 महीने 20 दिन है, 3 क्वार्टर काउंट करोगे, और अगर हर क्वार्टर के 4% है तो 3 क्वार्टर के 12% हो गए। अब 5 लाख का 12 कितना हो गया? 60,000 रुपये, मतलब 4,40,000 रुपये का डीबी के मिलेगा। दूसरे में वो कह रहे हैं 20 दिन के बाद। अब बच्चा कह रहा है ऐसा कहां लिखा है यूज करने के बाद भेजा है? सर अगर 20 दिन के बाद कह रहा है तो अब यही एज्यूम करोगे यूज करने के बाद। रीजन बिंग, क्योंकि अगर विदाउट यूज होता ना तो वो स्पेसिफिकली लिखता, जैसे तीसरे केस में लिखा है। तीसरे केस में क्या लिखा है कि 2 महीने के बाद, उसने लिखा है विदाउट यूज। तो जब तक विदाउट यूज नहीं लिखा होगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे? यूज करने के बाद ना। और आप सब जानते हो वीरिंग अप्रैल वाले केस में अगर यूज करने के बाद भेजोगे उस केस में कोई डीबी के नहीं है, तो नो डीबी के आ गया। और इस केस में यूज करने के बाद भेज, तो इस केस में विदाउट यूजिंग है तो 98 मिलेगा, तो इसका 98 निकाल दोगे 49 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। द इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी। अब बैगेज पे इफेक्टिव रेट क्या है सर? 38.5। ना 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 सर, कई बच्चे कह रहे हैं 110% पे आपने कहा था। यस मैंने कहा था, बट वो किस पे था? सिगरेट पे था, सिगार पे था, जो अगर वो लिमिट से ऊपर होंगे। बट अगर सिगरेट, सिगार और ये फायर आर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो हमेशा बैगेज वाले केस में 38.5 आंसर दे के आना है। अगर वो सिगरेट कहता ना, अगर वो सिगरेट 100 से ऊपर है, फायर आर्म्स हैं, फिर मैं कहता 110%। बट अगर नॉर्मल केस की बात करेगा तो 35% प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो कितना हो गया? 38.5। उसने इफेक्टिव रेट की बात की तो इफेक्टिव क्या बनेगा? इंक्लूडिंग सरचार्ज बनेगा, तो 38.5 जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तो 16 का आंसर ए बनेगा जी। तो एक बार बताना जरा कितने हैं। मैं भी घर बैठे बैठे अब देखता हूँ आपके कमेंट, देखूँ तो सही ना। हाँ भाई देखो तो सही, कितने नालायक बच्चे हैं, कितने करके आ रहे हैं, 16 में से कितने नंबर आ रहे हैं जी। और मुझे उम्मीद है 16 में 16 किसी के नहीं होंगे सर। मेरे को विश्वास है आपके ऊपर सर, आप मेरे विश्वास पर हमेशा कायम रहे हो। 16 में 16 हो ही नहीं सकते हैं। चलो जिनके हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं हैं नालायक बच्चे हैं, दोबारा सुने मेरी क्लास को, पीछे करके सुन लेना, यूट्यूब के ऊपर अपलोड रहेगी, आराम से पीछे करके सुनना कि कहाँ गलती हुई है जी। और देखो मैंने लिखा भी है, और एमसीक्यूज चाहिए अराउंड 80 to 90 नहीं, अब यहाँ पे 100 एमसीक्यूज है टोटल। 100 आपको मैंने दिखा दिया ना। ये देखो ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं सर, और ये सारे मैंने इसी फाइल के नीचे अटैच किए हुए हैं, जिसके आंसर आपको दिख नहीं रहे। आंसर कहाँ दिखेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो हैं। ऐसा काम करना, डेली एक वीडियो देख लेना। आप ये सोच लेना जैसे मैं 10 बजे लाइव आ रहा हूँ, और वो वीडियो चला के बैठ जाना। सर मस्ती मत करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 3 दिन लगातार कस्टम वाली क्लास देख लेना, एमसीक्यूज पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, स्टूडेंट कैन वॉच कस्टम एमसीक्यूज 1, 2, 3 एंड क्लास ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और उसके नोट्स जो हैं मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके सर कस्टम भी हमारा फुल फ्लैश तरीके से विद सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया जी। लो जी, आज मैं थोड़ा सा हल्का फील कर रहा हूँ कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम हुई है, और मैं भगवान से इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भगवान का कि जो मैंने कमिटमेंट की थी फाइनली मैंने यूट्यूब पे पूरी की है जी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कमिटमेंट करते हैं, पूरी नहीं कर पाते, बट आज तक भगवान ने कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं। मैं कहता हूँ भगवान आगे भी मुझे इतनी शक्ति दे कि जो मैं कमिटमेंट करूँ हमेशा पूरी करूँ, चाहे वो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हों, चाहे वो मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हों जी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस अपनी दुआओं में याद करना, हमेशा अपना प्यार देना, ब्लेसिंग देना पेरेंट्स की, और बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो सर। फिर बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। आज हमारी 29 तारीख है,
ठीक है। 30, 31 और 1 तारीख शाम को 7 बजे एग्जैक्ट मुलाकात होगी, लाइव प्रीमियर चलेगा जी। बहुत ध्यान से आपने सुननी है अनाउंसमेंट और सबको बतानी है जी। वादा करो सबको बताओगे सर, पक्का पक्का वादा रहा? चलो ठीक है जी, ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी अब 1 तारीख शाम को 7 बजे, और फिर बाकी बर्थडे के दिन भी जरूर कभी ना कभी मैं लाइव जरूर आऊँगा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग से ही मेरा बर्थडे बनेगा सर, आपके प्यार से ही मेरा बर्थडे बनेगा। तो पूरी फैमिली से मिलने के लिए 2 तारीख को भी मैं लाइव आऊँगा जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो जी, खुश रहो, थैंक यू सो मच।